Hi everyone, welcome back to EduTap. So guys, so this might not be the right time to make this video. आपको लग रहा होगा कि सर ये लाइफ ऑफ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर पे वीडियो क्यों बना रहे हैं. मे बी दिस इज द टाइम टू फोकस ऑन द स्टडी पार्ट. दैट इज राइट. मैं भी ये मानता हूँ कि 99% ऑफ योर टाइम शुड बी राइट नाउ टू स्टडी एंड क्लियर फेज 1 एंड फेज 2. बट काफ़ी लोग हैं जो या तो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या इस ईयर सिर्फ एक एंट्री मारना चाहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी है टू नो अबाउट आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर लाइफ या लाइफ स्टाइल. तो उनके लिए वीडियो बना रहे हैं. ठीक है, जो ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं यू कैन स्किप दिस वीडियो, डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट फोकस ऑन योर स्टडीज. जो नए हैं वो ये वीडियो देख लें. अब जो नए हैं उन्होंने भी बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे ट्रेनिंग पे, पोस्टिंग पे, ट्रांसफर्स पे, बट देर इज नो सिंगल व्यू वेयर यू कैन गेट टू नो अबाउट द एंटायर जर्नी के एक बार बंदा जब ज्वाइन करता है या ऑफर लेटर होता है वहां से लेकर कैसे जर्नी जाती है अंटिल रिटायरमेंट. तो इसका मैं एक थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दूंगा एट अ वेरी हाई लेवल एंड आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, ताकि आपकी जो क्यूरियोसिटी है मे बी बेस्ड ऑन दैट यू वांट टू मेक अ डिसीजन वो पूरी हो जाए और आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ कि आपको आरबीआई जैसी जॉब में जाना है या नहीं जाना, बिकॉज एवरीवन हैज देयर ओन प्रेफरेंसेस. और आगे जाने से पहले अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए नए हैं, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप नहीं हैं इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये गाइड बुक जरूर डाउनलोड कर लीजिए फॉर आरबीआई मैनेजर विच इज अवेलेबल एट जीरो कॉस्ट. इस गाइड बुक में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सिंस 2019, आपको डिकोडेड सिलेबस मिल जाएगा आरबीआई का, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको इसमें लिस्ट ऑफ रेफरेंस सोर्सेज मिल जाएगी विच यू कैन यूज फॉर योर सेल्फ प्रिपरेशन. तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है और जीरो कॉस्ट पे इसको डाउनलोड करना है, पढ़ना है और अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जाना है. अब सबसे पहले तो जब जब भी हमें आरबीआई ग्रेड बी में किसी को ऑफर लेटर आता है तो ऑफर लेटर के बाद जो पहली चीज होती है दैट इज द मेडिकल, कि आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है आफ्टर विच यू आर डिक्लेयर्ड मेडिकली फिट और अनफिट, विच इज वेरी रेयर. मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप. तो सबसे पहले कौन कौन से टेस्ट आपके कंडक्ट किए जाते हैं. एक तो आपका फिजिकल एग्जामिनेशन, नॉर्मल फिजिकल एग्जामिनेशन, आपका हार्ट रेट वगैरह चेक कर लिया. ठीक है, फिर आपके सीबीसी और ईएसआर के टेस्ट होते हैं विच इज रिलेटेड टू योर ब्लड सेल्स. फिर आपके शुगर के टेस्ट होते हैं, दिस इज फास्टिंग ब्लड शुगर. देन दिस इज फॉर योर किडनी. देन आपके यूरिन टेस्ट होते हैं, आपकी चेस्ट का एक्सरे होता है, ईसीजी फॉर योर हार्ट, एंड योर आई टेस्टिंग इज डन. तो ये सेट ऑफ टेस्ट हैं जनरली जो कराए जाते हैं. आई एम नॉट श्योर कि इसके अलावा भी कुछ कराया जाता है, बट ये तो मेन टेस्ट हैं जो कराए जाते हैं. अब ये टेस्ट होने के बाद व्हाट इज डन इज दैट अ रिपोर्ट इज गिवन इन विच यू आर पुट इनटू अ सर्टेन कैटेगरी. कैटेगरी ए मीन्स यू आर मेडिकली फिट, कि आप में कोई दिक्कत नहीं है एंड यू आर टोटली फिट टू ज्वाइन द सर्विसेज. अगर आप में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, कई बार क्या होता है कि आपकी आईसाइट थोड़ी ज्यादा है या आप ओवरवेट हैं, राइट, अंडर दैट कंडीशन दे विल पुट यू अंडर मेडिकल प्रोबेशन. मेडिकल प्रोबेशन कोई घबराने वाली चीज नहीं है, इसमें दे विल जस्ट पुट यू अंडर मेडिकल प्रोबेशन फॉर 6 मंथ्स. अभी 6 मंथ्स में क्या करना होता है, क्या मुझे अपना वेट कम करना होगा, क्या मुझे अपनी आईसाइट मैंडेटरली इंप्रूव करनी होगी, नहीं होता भाई, ना वेट कम होगा ना आईसाइट इंप्रूव होगी. सो दे जस्ट पुट यू अंडर मेडिकल प्रोबेशन, और 6 मंथ्स के बाद ये मेडिकल प्रोबेशन में से अपने आप आपको निकाल देंगे एंड देन यू आर फ्री. मतलब इस पे फर्दर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, जनरली यही देखा गया है. कैटेगरी सी, अगर कोई ग्रेव प्रॉब्लम पाई जाती है, ठीक है, अगर कोई ग्रेव प्रॉब्लम पाई जाती है विच इज मेकिंग यू अनफिट फॉर द जॉब, विच इज मेकिंग यू नॉट परफॉर्म योर जॉब एडिक्वेटली, तो आपको अनफिट डिक्लेयर किया जा सकता है. एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है ये किन कंडीशंस में किया जाता है, एग्जैक्टली कौन से सिनारियोज होते हैं, ठीक है, बट मैं एक दो लोगों को जानता हूं जिनको अनफिट डिक्लेयर किया गया था बट दे वेंट टू दी ट्रिब्यूनल और वहां से उन्होंने अपना केस जीता एंड दे ज्वाइंड आरबीआई. तो ये पूरा मेडिकल का प्रोसेस है, आप इसकी ज्यादा टेंशन मत लीजिए. मैं यही बोलूंगा इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज यू विल बी डिक्लेयर्ड फिट और यू वुड बी पुट अंडर मेडिकल प्रोबेशन विच इज नॉट एट ऑल अ सीरियस कंसर्न. अब ज्वाइनिंग सेकेंड स्टेप होता है. एक बार आपका मेडिकल क्लियर हो गया, ठीक है, आपको ज्वाइनिंग डेट दी जाएगी, ज्वाइनिंग लोकेशन दी जाएगी एंड यू ज्वाइन आरबीआई. इनिशियली क्या होता था, काफी बार लोगों को रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे भेजने से पहले ट्रेनिंग सेंटर बुलाया जाता था और वहां से उनको रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे भेजा जाता था. ठीक है, अभी क्या करते हैं, वो सारे बैच को तकरीबन मुंबई बुला लेते हैं, ठीक है, और
मुंबई में ही 50% बैच ज्वाइन करता है, बाकी लोगों को फिर मुंबई से अलग अलग लोकेशंस पे भेज दिया जाता है। पिछले 1-2 साल से यही हो रहा है। तो पहले आप मुंबई आएंगे, उसमें से 50% बैच तो मुंबई में ही ज्वाइन कर लेगा, ठीक है, मतलब परमानेंटली। तो पहले आप मुंबई आए, सारा बैच मुंबई है और सारे बैच ने मुंबई ज्वाइन किया, और उसके बाद ट्रेनिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होता है। या फिर इसमें मैं श्योर नहीं हूं, शायद जैसे अगर 100 लोग हैं तो 50 लोग मुंबई में ज्वाइन करेंगे, 50 लोग अपने अपने ऑफिस में ज्वाइन करेंगे कुछ दिन के लिए, शायद उसके बाद वो ट्रेनिंग को ज्वाइन करेंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, ठीक है। बट जितने भी लोग हैं वो जहां भी ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने के बाद कुछ ही दिन के बाद ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अब ट्रेनिंग कैसे होती है? ट्रेनिंग शुरू होती है एमएटी दिल्ली से। तो इसको इंडक्शन ट्रेनिंग बोलते हैं, जिसमें कुछ बेसिक्स सिखाए जाते हैं आपको आरबीआई के रिगार्डिंग, बैंकिंग के रिगार्डिंग, कुछ प्रोसेसेस सिखाए जाएंगे, एटिकेट सिखाए जाएंगे, सॉफ्ट स्किल्स सिखाई जाएंगी। ये इंडक्शन ट्रेनिंग आपकी एमएटी दिल्ली में होती है। ये तकरीबन 4 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है फॉर 1 मंथ, ठीक है। दिस इज दी गोल्डन पीरियड ऑफ योर स्टे एट आरबीआई, जिसमें लोग दिल्ली से बहुत मनाली शिमला कहाँ कहाँ घूमने नहीं जाते हैं। और मैं हर साल पिक्चर्स देखता हूँ, दे आर सो हैप्पी बिकॉज दैट इज द जस्ट द स्टार्ट ऑफ द न्यू करियर। उसके बाद फिर जो डॉस, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, फाइनेंशियल रेगुलेशन डिपार्टमेंट या एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, इन डिपार्टमेंट्स में जिनको ज्वाइनिंग मिली होती है, क्योंकि वो ज्वाइनिंग तो पहले ही डिसाइड हो चुकी है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो कॉलेज ऑफ सुपरविजन मुंबई में जाते हैं, जहां उनकी 3 मंथ्स की, आप ये देख लीजिए, कुछ स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी, क्योंकि ये थोड़े से टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं, नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग होगी कॉलेज ऑफ सुपरविजन में 3 महीने की। और जो लोग इन डिपार्टमेंट्स में नहीं होते हैं, जो अदर डिपार्टमेंट्स के होते हैं, उनको रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज चेन्नई भेजा जाता है, जो अपने आप में एक स्तंभ है। मतलब ट्रेनिंग कॉलेज के लिए चेन्नई का नाम बहुत फेमस है। दैट इज वन ऑफ द मेन प्लेसेस वेयर दे हैव कंडक्टेड ट्रेनिंग फॉर मेनी बैचेस। अभी वो एमआईटी दिल्ली में करने लग गए हैं, बट उससे पहले सीधा चेन्नई ही लोग जाते थे। तो ये पूरा ट्रेनिंग का प्रोसेस है, एमआईटी दिल्ली से शुरू होगा। सेलेक्टेड लोगों को कॉलेज ऑफ सुपरविजन भेजा जाएगा 3 महीने के लिए, बाकी लोगों को 1 महीने के लिए चेन्नई भेजा जाएगा, और उसके बाद आप अपनी अपनी रिस्पेक्टिव लोकेशंस पे चले जाएंगे, जिसमें से मैंने बताया 50% बैच मुंबई में ही ज्वाइन करता है, ठीक है। ट्रेनिंग के बाद फिर पोस्टिंग। पोस्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि इनिशियल पोस्टिंग क्या मुझे होम पोस्टिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी। जैसे मैंने बताया, इनिशियल पोस्टिंग, होम पोस्टिंग मिलने के ऑलमोस्ट जीरो चांस है। और इनिशियल पोस्टिंग ज़्यादातर आपकी मुंबई में ही होती है। मैं इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि चलो इनिशियल पोस्टिंग तो होम पोस्टिंग नहीं मिलेगी, बट होम पोस्टिंग के क्या चांसेस रहते हैं। तो इनिशियल पोस्टिंग, जैसे मैंने आपको बताया, वैसे तो रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, हर साल इट माइट वेरी, बट पिछले 1-2 सालों से देखा गया है कि 50% ऑफ द बैच गेट्स पोस्टेड इन मुंबई। And this is completely random. This is not based on your phase 2 score, your final score, your marks in training, not based on your educational background. This is completely random. हर प्रोफाइल के ज़्यादा मार्क्स वाले, कम मार्क्स वालों को मुंबई रखा जाता है। जिनको फर्स्ट पोस्टिंग मुंबई नहीं मिलती है, किसी रीजनल ऑफिस में पोस्टिंग मिलती है, दिल्ली, चेन्नई, शिमला, चंडीगढ़, बैंगलोर, उनका भी काफी चांस रहता है कि सेकेंड पोस्टिंग उनको मुंबई मिल जाए, बिकॉज मुंबई इज द प्लेस नाउ वेयर द रियल वर्क गेट्स डन, फ्रॉम वेयर द थिंग्स आर बीइंग ड्रिवन, एंड इट इज रियली गुड फॉर यू इफ यू गेट योर फर्स्ट और सेकेंड पोस्टिंग इन मुंबई। और होम पोस्टिंग का जैसे मैंने बताया, इनिशियली ऑलमोस्ट जीरो चांस है, कोई भी एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बट क्या फर्दर होम पोस्टिंग का चांस मिलता है या नहीं मिलता, उसके बारे में बताऊंगा। अब क्योंकि कुछ लोग मुंबई जाएंगे शुरू में, और कुछ लोग रीजनल ऑफिसेज में जाएंगे, रीजनल ऑफिसेज मतलब जो स्टेट कैपिटल्स में है, तो काफी लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है, सर रीजनल ऑफिस वर्सेस हेड ऑफिस कौन सी जगह अच्छी है? देखिए, दोनों जगह अच्छी हैं, दोनों के अपने अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं, और वैसे भी आपको एक जगह पे परमानेंटली तो नहीं रहना है। अगर आप रीजनल ऑफिस में हैं अभी, कल को आप हेड ऑफिस चले जाएंगे, जो हेड ऑफिस में है वो कहीं ना कहीं रीजनल ऑफिस में चला जाएगा। लेकिन हेड ऑफिस में ज्यादातर आपको लंबा स्टे रुकने का मौका मिलता है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में हैं या आपके बॉस के साथ अच्छे रिलेशन बन गए हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर आप जैसे मुंबई में हैं, तो मुंबई में आप अगर 7 साल के बाद आपकी ट्रांसफर होने वाली है एंड यू रिक्वेस्ट कि मुझे यहीं रहना है, सो काफी लोगों को मिल जाता है। और यहाँ पे क्योंकि क्वालिटी वर्क होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ड्रिवन बाय मुंबई, ऑल द इनोवेशन, ऑल द न्यू प्रोजेक्ट्स आर स्टार्टेड इन मुंबई, तो यहाँ पे क्वालिटी वर्क मिलेगा,
क्वालिटी लोग मिलेंगे, क्वालिटी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और ये नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बाद में बहुत काम आती हैं जब आपकी प्रमोशंस और डेपुटेशंस के कंसर्न में आप जुगाड़बाजी करना चाहोगे। थोड़ा बहुत तो जुगाड़बाजी मतलब ऐसा नहीं कोई अनडिजर्व बंदे को मिल गया, मतलब लिंक्स बना के ही बंदा आगे बढ़ता है। ये तो करियर की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप दूसरे लोगों की अच्छी बुक्स में हैं तभी वो आपको रिकमेंड करेंगे आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। रीजनल ऑफिसेज में सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पे बहुत बड़ी हायरार्की नहीं होती है। एक आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर को यहाँ पे बहुत सारे काम दिए दिए जाते हैं, उनके अंडर काफी लोग रहते हैं, तो उनको एक लीडरशिप रोल करने को मिलता है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं कि आप एक ही डिपार्टमेंट में एक्सपोजर करेंगे, आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम संभालना होगा, ओवरव्यू देखना होगा, रिव्यू करना होगा, तो आपको डिफरेंट टाइप के काम का एक्सपोजर यहाँ पे एक ही बार में मिलता रहेगा। और अच्छी बात यह है कि रीजनल ऑफिस में उतना काम नहीं रहता है जितना हेड ऑफिस में रहता है। सो अगर आप अपने आप के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, फैमिली के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, सो रीजनल ऑफिस में आपको काफी टाइम मिलेगा। और यहाँ पे बहुत अच्छी बॉन्डिंग भी होती है, मैंने देखा है, क्योंकि लोगों के पास टाइम होता है, काफी लोग आरबीआई कॉलोनीज में रहते हैं, तो आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है और एक फैमिली जैसा एटमॉस्फेयर बनता है। अब होम पोस्टिंग कब मिलती है? होम पोस्टिंग मैंने बोला इनिशियली नहीं मिलेगी, उसके बाद मिल सकती है। आरबीआई जब भी आपकी ट्रांसफर करता है आपको 3 ऑप्शंस देता है अपनी प्रेफरेंस देने के लिए। बट क्या होम पोस्टिंग आपको पक्का मिलेगी? क्या ये रूल है? ये कोई रूल नहीं है, कहीं पे लिखा नहीं हुआ है, बट दे ऑब्लाइज वंस, मतलब ये एक अनसेड रूल है कि एक बार आपको होम पोस्टिंग देंगे, बट कहीं पे लिखा नहीं है और ना ही आपका हक है, क्या बोलोगे मुझे एक बार तो देनी ही पड़ेगी। एक बार आपको होम पोस्टिंग मिलेगी, वो पता नहीं कब मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप खुद मांग सकते हैं कि अभी मुझे दे दो, ठीक है, वो एक बार मिलेगी, पता नहीं कब मिलेगी। सेकंड चांस होम पोस्टिंग का बहुत कम है, मिनिमम है, बट हाँ अगर आप किसी सेंसिटिव एरिया में जाते हैं, जैसे आई नो वन ऑफ द पर्सन ही सर्व्ड इन अ सेंसिटिव एरिया इन नॉर्थ ईस्ट। सेंसिटिव एरिया मतलब जहाँ पे कोई जान को खतरा है या बहुत हार्श कंडीशंस है, लिविंग कंडीशन सूटेबल नहीं है, तो वन ऑफ द पर्सन वर्कड इन अ सेंसिटिव एरिया इन नॉर्थ ईस्ट, उसके बाद उनको सेकंड होम पोस्टिंग भी दी गई थी। तो इट्स लाइक नो, यू गिव समथिंग टू अस एंड वी विल पे बैक। तो अगर आप एक हार्ड पोस्टिंग सेंसिटिव एरिया में और अनलिवेबल एरिया में करते हैं, you might get a chance to the second posting. Again, this is not a rule, but this is the way RBI pays you back for serving a hard posting. तो ये पोस्टिंग का आपको समझ आ गया होगा। और अगर आप 2 बार होम पोस्टिंग लेते हैं तो एक होम पोस्टिंग जनरली 7 ईयर्स की होती है, मतलब 7 + 7 यू विल बी एबल टू स्टे इन योर होम स्टेट फॉर 14 ईयर्स, विच इज आई थिंक इज अ वेरी नाइस नंबर कि आप 35 ईयर्स का आपका जॉब रहता है ऑलमोस्ट, है ना। तो उसमें से अगर आप 14-15 साल होम स्टेट में गुजार लें, देयर इज नथिंग लाइक दैट। पोस्टिंग के बाद फिर जर्नली, मतलब मैंने यही देखा है बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव है किसी भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की जर्नी का, कि सबसे पहले तो काफ़ी लोगों की शादी बहुत जल्द होते देखी है मैंने, खास करके जो 25, 26, 27 की एज में, विद इन 1 to 2 ईयर्स मोस्ट ऑफ देम गेट मैरिड। मुझे कैसे पता लगता है भाई? फेसबुक से, ठीक है, सारे फ्रेंड लिस्ट में होते हैं तो मैं देखता हूँ यार कि अच्छा ये भी लटक गया। तो बहुत लोगों की शादी होती है बहुत जल्दी जल्दी, बिकॉज दैट इज द एज स्पैन जहाँ आप सेटल होना चाहते हो, और जब आपको अच्छी जॉब मिल जाती है, आई मीन, तो शादी करना थोड़ा आसान हो जाता है शायद, ठीक है। बाकी कार के बारे में काफ़ी लोग पूछते हैं, जैसे क्या रेड बैकन वाली कार मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी, आरबीआई में किसी को भी नहीं मिलती है, तो आप तो इसके बारे में भूल ही जाओ। बट क्या अपनी कार ले पाओगे? मोस्ट प्रॉब्ली यस। आई सी लॉट ऑफ यंगस्टर्स हु जॉइन आरबीआई, दे बाय अ कार विद इन 6 मंथ, और अच्छी खासी कार ले लेते हैं, 13, 14, 15 लाख की एक अच्छी कार आ जाती है। और आरबीआई इसके लिए आपको सब्सिडाइज लोन भी देता है, और सैलरी भी अच्छी है, मतलब कार लेना कोई बहुत मुश्किल नहीं है आरबीआई में जाकर। हालांकि मुंबई में घर लेना बहुत मुश्किल है। हाउसिंग के बारे में बात करें, हम घर की बात कर रहे थे, तो आरबीआई या तो आपको खुद का अकोमोडेशन देगा या आपको सेल्फ लीज देनी पड़ेगी, एंड आरबीआई विल काइंड ऑफ रीइंबर्स दिस, ठीक है। तो मुंबई जैसी लोकेशन में, जैसे अगर आप मुंबई में है तो आरबीआई का अकोमोडेशन मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतना अवेलेबिलिटी नहीं है जितना लोग हैं। तो मुंबई जैसी लोकेशन में खासकर जहां अवेलेबिलिटी नहीं है और लोग आई थिंक अपना ही लेना पसंद करते हैं, तो वो सेल्फ लीज करवा लेते हैं और आरबीआई एचआरए के उसमें आपको दे देता है। उसका एक लिमिट रहता है, आई थिंक इट्स 75 to 80,000 इन मुंबई। बाकी रीजनल ऑफिसेज में मैंने देखा है कि लोग आरबीआई का जो अकोमोडेशन होता है वो ले लेते हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर भी होता है। डॉक्टर्स
क्लिनिक भी रहता है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी रहती हैं, तो काफ़ी अच्छा मेंटेन किया होता है. सो पीपल जनरली आर हैप्पी टू लिव इन आरबीआई अकोमोडेशन इन द रीजनल ऑफिसेस. ठीक है. बाकी काफ़ी लोग अपना घर भी ले लेते हैं यार, धीरे धीरे मैंने देखे. उनको लगता है कि यार ये किराया देने से तो अच्छा है कि अपना घर ले लो. क्योंकि आरबीआई ने तो आपको पैसा दे ही देना है, ऐसा नहीं है. आप अपना घर ले लो तो ऐसा नहीं है कि आरबीआई रीइंबर्स करना बंद कर देगा. वो आपको पैसा तो देगा ही, बट आप वो पैसा फिर अपने लोन किस्त के लिए यूज़ कर सकते हो या उसको सेव कर सकते हो. तो काफ़ी लोग अपना घर भी ले लेते हैं, मैंने देखा है, सो दैट रिटायरमेंट के बाद उनके पास कुछ तो होगा. बाकी इसके बाद बारी आती है ट्रांसफर्स की. एक जगह पोस्टिंग होगी, सेटल हो गए 5-7 साल के लिए, शादी होगी, घर आरबीआई ने दे दिया या लीज पे ले लिया, गाड़ी ले ली. अब 5-7 साल बारी आएगी ट्रांसफर्स की, विच आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट. कि यार आप 4-5 साल 6 साल एक जगह रह गए, सेटल हो गए, फ्रेंड्स बन गए, ऑफिस में सब सेटल हो गया, बच्चों का स्कूल सेटल हो गया. अब एकदम से आपको बोरिया बिस्तरा उठा के यू हैव टू गो टू अ न्यू प्लेस, मेक न्यू फ्रेंड्स, फाइंड अ न्यू प्लेस टू लिव इन, फाइंड न्यू स्कूल फॉर योर चिल्ड्रन. बट दिस इज द रियलिटी. और काफ़ी लोगों को ये सही लगता है बिकॉज दे फील दिस इज द पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज व्हाट मेक्स योर लाइफ डायनामिक. आप नए लोगों से मिलते हो, नया कल्चर देखते हो, नए नए तरह के खाने देखते हो, नए फ्रेंड्स बनाते हो, नया काम मिलता है, सो वो बोर्डम खत्म हो जाता है. सो दैट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस. बट ट्रांसफर अगर आरबीआई में हो फिर तो होगी ही होगी. अगर आप रीजनल ऑफिस में हो तो हर 5 साल बाद ट्रांसफर होता है जनरली. एक टाइम एक्सेप्शन दिया जाता है कि अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या आपके बच्चे 10th या 12th में है, यू कैन आस्क फॉर अ वन टाइम एक्सेप्शन इन विच यू आर गिवन अ 2 years एक्सटेंशन, कि आप 5 साल की जगह फिर 7 साल उस जगह रह सकते हो. एचओ में जनरली 7 से 10 साल में ट्रांसफर होता है. जैसे मैंने बताया, एचओ में कुछ हाई स्टेक प्रोजेक्ट्स ड्राइव होते हैं. अगर आप उन हाई स्टेक्स प्रोजेक्ट्स का पार्ट हो और अगर आप वहां रहना चाहते हो, अपने बॉस की गुड बुक्स में हो, तो शायद आप 10 नहीं शायद 15 साल भी एचओ में रह सकते हो. अब क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ट्रांसफर्स होती हैं? किसी की शादी कहीं हो गई और हस्बैंड कहीं और पोस्टेड है, किसी के मम्मी पापा बीमार हैं, खुद की हेल्थ खराब है. देखिए, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स एज सच आर कंसिडर्ड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन. दैट इज द पार्ट ऑफ एचआर पॉलिसीज ऑफ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस. आरबीआई में भी हैं, बट ऐसे रिटर्न रूल्स नहीं है कि अगर आपके हस्बैंड कहीं और काम कर रहे हैं तो आपको इमीडिएटली ट्रांसफर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है. ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कंसिडर किया जाता है. बट द प्रॉब्लम इज, जो आपको भी पता है, कि लोग रूल्स को मिसयूज बहुत करते हैं. झूठे सर्टिफिकेट्स बनवा लेते हैं कि जी मेरे पापा बीमार हैं या मेरी हेल्थ की ये प्रॉब्लम है. ऐसा होता है. आई मीन, मैं ये नहीं कह रहा कि आरबीआई में करते हैं, पूरे इंडिया में जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, एटलीस्ट वो तो मैंने बहुत बार ये करते हुए देखते हैं. तो इसको बहुत स्क्रूटनाइज वे में प्रोसेस किया जाता है, सो दैट it is established that this is a valid case, this is the real concern and there is no ulterior motive behind this. उसके बाद भी it is at the discretion of RBI to decide कि रिक्वायरमेंट है तो भेज देंगे, नहीं भैया दे कैन ब्लॉक यू. बिकॉज इफ दे स्टार्ट ट्रांसफरिंग एवरीवन तो इतनी रिक्वेस्ट आएंगी कि वो हैंडल करते करते ही पागल हो जाएंगे. नाउ आफ्टर ट्रांसफर इट्स अबाउट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. कि अगर आप एक जगह 10-15 साल लगा रहे हो, व्हाट आर द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यू वुड बी गेटिंग. देखिए, आरबीआई में यू स्टार्टेड एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एंड द फर्स्ट प्रमोशन फ्रॉम हेयर टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर इट टेक्स 7 years, which is a huge time, and that is one of the real problems in RBI, that your growth is almost stagnated at RBI grade B level. It takes you 7 years. Can you imagine 7 years for your first promotion? आप जितना भी काम कर लो, जितने भी अच्छे हो, जितने भी टैलेंटेड हो, 7 साल से पहले आपका प्रमोशन नहीं होगा. अब काफी लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मैं डिप्टी गवर्नर बन जाऊंगा? बहुत मुश्किल है. आई वुड से इट्स अ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पॉसिबिलिटीज दैट यू विल बिकम डिप्टी गवर्नर और इवन द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ज्यादातर लोग सीजीएम बनते हैं. अगर आप बहुत टैलेंटेड हो, अच्छी नेटवर्किंग है, आप प्रिंसिपल चीफ मैनेजर भी बन जाओगे. बट आज की डेट में जब ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन सेचुरेटेड है, आई थिंक इवन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम प्रिंसिपल चीफ मैनेजर. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा आगे जाके, अभी दे देता हूं इनफैक्ट, कि ये सलीम गंगाधरन है. आई वाज सर्चिंग ऑन विकी, इज देयर एनीवन एज फ्रॉम आरबीआई ग्रेड बी प्रोफाइल हु जॉइंड एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर एंड रीच्ड गुड हाइट्स. तो ये प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, अभी नहीं मुझे पता कि अभी हैं या पहले थे, बिकॉज आई सर्च्ड इट थ्रू विकी. ही ज्वाइंड एज एन आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर. उन्होंने बहुत अच्छी पोजीशंस हासिल की हैं. डायरेक्टर सिंडिकेट बैंक, डायरेक्टर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, चेयरमैन साउथ इंडियन बैंक. सब सोच सकते हो कि एक आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर अगर किसी बैंक का चेयरमैन बन सकता है, बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता है. सो अपॉर्चुनिटीज ह्यूज हैं, बट अगेन यू हैव टू बी वेरी टैलेंटेड, वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी गुड एट नेटवर्किंग टू ग्रैब दिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज.
बाकी स्टडी अब्रॉड करने की भी ऑप्शन है। आरबीआई एक गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप प्रोग्राम देता है, जिसमें दे सेंड few people, I think 3 to 4 people every year to foreign universities at a scholarship of around 80 lakh to 1 crore। अब कौन जाएंगे? सबसे पहले तो वही लोग जा सकते हैं जिन्होंने इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज का एग्जाम क्रैक करके एडमिशन ले लिया है। एडमिशन लेने के बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें भी ज्यादा लोग होंगे, सीट्स कम होंगी, तो इंटरव्यू प्रोसेस होगा। तो एक रिगरस प्रोसेस है। बहुत ही टैलेंटेड लोग, लकीएस्ट लोग आई थिंक इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर कर स्टडी अब्रॉड करते हैं, और उसके बाद आपको एक बॉन्ड भी साइन करना पड़ता है कि आप वापस आके आरबीआई में मिनिमम आई थिंक 3 to 5 years सर्व करेंगे। फॉरेन डेपुटेशंस भी रहती हैं लेटर इन योर करियर, ठीक है। अगेन इफ यू आर रियली टैलेंटेड, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक में फॉरेन डेपुटेशन पे जा सकते हो। काफ़ी लोगों को डेवलपिंग कंट्रीज के फॉरेन बैंक्स में भी डेपुटेशन पे भेजा जाता है। अफ्रीका में बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे डेपुटेशन पे भेजा जाता है। फिर हमारे इंडियन बैंक्स की कुछ ब्रांचेज हैं, जैसे एसबीआई की ब्रांचेज हैं लंदन में, तो उन फॉरेन ब्रांचेस की इंस्पेक्शन के लिए भी आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स को फॉरेन भेजा जाता है ऑडिट्स वगैरह करने के लिए। फिर कुछ कमिटीज हैं जहां आरबीआई ग्रेड बी के ऑफिसर्स रिप्रेजेंट, ग्रेड बी तो नहीं बोलूंगा, आरबीआई के ऑफिसर्स रिप्रेजेंट करते हैं, बेसल कमिटी एंड ऑल। यहाँ पे भी सीनियर लेवल पे अगर आप हैं, यू मे बी एंड यू आर टैलेंटेड एंड नो यू डिजर्व दिस, यू मे बी सेंड to represent RBI in these committees, in which you get some foreign exposure. And some of the people, as I showed you about Salim Gangadharan ji, might be appointed to the board of directors of cooperative banks or commercial banks, which is a position of huge respect, I would say, अगर आप ये position लेते हैं। बाकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में आई थिंक सेविंग्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ही सेड ही लिव्स इन मुंबई, इज एबल टू save 65 to 70 thousand approximately per month apart from his NPS and all, और वो ठीक ठाक लाइफ जीते हैं, ऐसा नहीं बहुत कंजूसी करते हैं। बट हाँ, अगर आप बहुत लग्जरी से जीना चाहते हैं, काफ़ी लोग तो एक वीकेंड पे ही 10-15 हज़ार खर्च देते हैं, शॉपिंग, मूवीज एंड ऑल दैट, तो शायद आप जीरो भी सेव करें। सो दैट इज एंटायरली ऑन योर पर्सनल लाइफ स्टाइल, हाउ मच यू विल बी एबल टू सेव, ठीक है। बट अगर आप एक नॉर्मल लाइफस्टाइल, एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जियोगे तो ठीक ठाक सेव कर लोगे। अब मेरे एक स्टूडेंट है, he and his wife are working both and he wanted to achieve financial freedom by the time he has served 7 years in RBI। तो वो दोनों मिलके आई थिंक कुछ 3 लाख प्लस कमाते हैं एंड दे आर सेविंग 2 लाख पर मंथ, राइट, एंड दे आर इन्वेस्टिंग इन दी म्यूचुअल फंड सिप्स, एंड एज्यूमिंग दैट म्यूचुअल फंड सिप्स में 12% का रिटर्न आएगा, और 7 साल का, जैसे मैंने बोला, उन्होंने टाइम पीरियड लिया है टू बिकम फाइनेंशियली फ्री। सो इफ ही सेव्स 2 lakh per month and the return is 12% per annum, after 7 years the corpus becomes around 2 crore 63 lakhs, which is a huge amount। इसके अलावा उनके एनपीएस में भी पैसा है, राइट। सो 3 crore after 7 years, I'm not saying it's a big amount, it's not an amount through which you can retire and lead your complete life, but it surely gives you some financial freedom कि आपको शायद अपनी बेसिक नीड्स, खाना, घर, उसके लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इनका, जिनका मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इनका भी ऐसा कुछ मतलब नहीं है कि ये 7 साल के बाद काम करना ही छोड़ देंगे, बट ही वुड लाइक टू डू समथिंग विच ही एंजॉयज, मे बी इन आरबीआई और आउटसाइड आरबीआई, अगर इनका 3 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। और काफ़ी, ये 4 साल पहले ज्वाइन किए थे, काफ़ी अच्छा कॉर्पस इनका बन चुका है, ठीक है। तो ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज की बात आ गई, थोड़ी पैसे की भी बात कर ली। अब बात करते हैं एट्रिशन की। आरबीआई में कितने % लोग हैं जो छोड़ के जाते हैं। मैं आपको 23-24 का डेटा दिखाता हूं, मेरे पास लेटेस्ट डेटा तो नहीं है। तो उन्होंने बताया कि इस टाइम पे आरबीआई ग्रेड बी में टोटल आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर तकरीबन 2000 हैं, और उसमें से 8 ऑफिसर्स ने 1 साल में रिजाइन किया है, ठीक है। 8 ऑफिसर्स हैव रिजाइन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 8/2304, इट इज लेस देन 1%। 2000 का 10% कितना होगा? 200। 1% कितना होगा? 20। तो ये 1% से भी कम है अगर 8 लोग छोड़ के जा रहे हैं। दिस एट्रिशन रेट इज वेरी लेस। इफ यू सी एट्रिशन रेट इन प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर, द एट्रिशन रेट इज एज क्लोज टू 10 और 15%। सो वही है, अगर कोई जॉब अच्छी है, जॉब सिक्योरिटी है, सीखने को मिल रहा है, सैलरी अच्छी मिल रही है, कोई क्यों ही छोड़ेगा, राइट। तो लोग चिपक जाते हैं भाई आरबीआई में जाकर, क्योंकि ऐसी जॉब कहीं नहीं मिलेगी। बाकी जो लोग छोड़ते हैं, कुछ लोग छोड़ेंगे, ठीक है, उसमें से काफ़ी लोग तो
बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए छोड़ जाते हैं, किसी को यूपीएससी क्लियर हो गया, ठीक है, कोई और अच्छा अपना स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, या किसी को कुछ पर्सनल प्रॉब्लम आ गई, किसी लड़की की शादी हो जाती है, हस्बैंड किसी और लोकेशन पे ट्रांसफ़र नहीं मिल रही है, देन दे ट्राई टू फाइंड सम अनदर जॉब, क्योंकि अब सारी उम्र अलग अलग तो नहीं रह सकते। किसी को मेजर हेल्थ प्रॉब्लम आ गई, वो भी छोड़ जाते हैं, ठीक है। तीसरा रीज़न ये है कि लोग अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ विद इन दी बैंकिंग सेक्टर ही ढूंढते हैं। तो काफ़ी लोग शायद जो 10-15 साल काम कर चुके होते हैं एंड दे आर लाइक कि ठीक है, जॉब सिक्योरिटी है बट मुझे अब पैसा कमाना है, आई वांट टू गो टू दी प्राइवेट सेक्टर, उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। खास करके जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में काम करते हैं, आरबीआई में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन, जो ऑडिट्स वगैरह करते हैं, उनको बैंक्स में कॉम्प्लायंस ऑफिसर का अच्छा प्रोफाइल मिल जाता है, अच्छी सैलरी मिल जाती है। फिर काफ़ी लोग हैं जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में काम करते हैं, ग्रोइंग फील्ड है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इनको पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे रेजर पे वगैरह में अच्छी जॉब मिल जाती है। फिर आरबीआई का एक इंटरनल डीलिंग मैनेजमेंट सिस्टम है, डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ट्रेड करता है, ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे। तो इनको भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स में अच्छा प्रोफाइल मिल जाता है, एक अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं प्राइवेट सेक्टर में, और भी डिपार्टमेंट्स के लोग शिफ्ट कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट अगेन अगेन एज आई टोल्ड यू, आई वांट टू रिपीट इट अगेन, द एट्रिशन रेट इज़ वेरी लेस देन 1%, मतलब 100 में से एक बंदा भी छोड़ के नहीं जा रहा है, दैट इज व्हाट द फिगर सेज। बाकी फाइनली इट्स अबाउट रिटायरमेंट, ठीक है। हम बहुत जल्दी पहुंच गए, बट इट टेक ईयर्स टू रिटायर, देयर वुड बी लॉट ऑफ थिंग्स इन बिटवीन। तो रिटायरमेंट पे सबसे पहला तो ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ मच मनी आई वुड हैव, वुड आई बी सेल्फ सफिशिएंट टू लिव माई एंटायर लाइफ। तो देखिए, मैं एक बहुत ही बेसिक सा सिनेरियो ले रहा हूँ कि आपका सिर्फ 10,000 एनपीएस में इन्वेस्ट हो रहा है, ये बहुत कम मैं ले रहा हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा ही आज की डेट में भी जो ज्वाइन करता है आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, उसका 14-15 हज़ार एनपीएस में जा रहा है। तो अगर हम 12% रिटर्न एज्यूम करें और 30 ईयर्स की आपकी जॉब होगी, तो ये अमाउंट आपका तकरीबन 3.5 करोड़ बन गया है, ठीक है, आफ्टर 30 ईयर्स। 30 ईयर्स वैसे के बाद ये बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, अगर इन्फ्लेशन को काउंट करें तो आज की डेट में शायद ये 50 लाख ही होगा, बट स्टिल ठीक है, ये आपको फिगर मिलेगा थ्रू योर एनपीएस, और इससे ज़्यादा ही मिलेगा। जैसे मैंने बोला कि ये आज की डेट में ही 15,000 है, तो अगर मैं इसको 1.5 कर रहा हूँ, तो ये भी तो 1.5 हो जाएगा, मतलब ये भी आपका 5.2 सीआर हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज ओनली थ्रू एनपीएस, और ये भी आपका एनपीएस में कंट्रीब्यूशन भी ईयर ऑन ईयर बढ़ता रहता है एज एज योर सैलरी इंक्रीजेस। आई एम टेकिंग जस्ट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपके इनिशियल ईयर्स में हो रही है। तो ये कॉर्पस 30 ईयर्स के बाद काफ़ी होगा, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो यू वुड हैव सेव समथिंग एटलीस्ट, ठीक है। शायद सारी जिंदगी में घर ही बना लिया होगा, तो एक अपना अपना एक घर हो रिटायरमेंट पे, और 5-6-7 करोड़ का कॉर्पस हो। आई नो इट्स नॉट दैट मच आफ्टर 30 ईयर्स, बट स्टिल कि आपको टेंशन नहीं है यार कि मेरी ज़िंदगी कैसी कटेगी, आप एटलीस्ट घर पे बैठ के खा पी सकते हो, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में तो शायद ये भी नसीब नहीं होगा। क्या रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन मिल सकती है? भाई नहीं, इसके तो ज़ीरो ही चांस है। हाँ, प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, सेम जैसे मैंने बोला, काफ़ी बैंक्स आपको कॉम्प्लायंस ऑफिसर हायर कर लेंगे, आपको अपने इंटरनल कस्टमर ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में डाल लेंगे, आपको इंटरनल अबड्समैन जो उनका प्रोसेस रहता है उसमें डाल लेंगे। काफ़ी लोग जो आरबीआई ग्रेड बी से रिटायर्ड हैं, दे आर इवन इनटू ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। कोई फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, कोई आरबीआई सेबी जैसे एग्जाम्स के लिए पढ़ा रहा है, और दे आर इन द इंटरव्यू पैनल ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशंस। सो अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, एंड आई थिंक एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, once you have retired from RBI, it would not be about a good salary or how much do you want. It would be about keeping yourself occupied and doing something meaningful which you enjoy. तो वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी, देर वुड नॉट बी डर्थ ऑफ इट, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। द जर्नी इट सेल्फ विल बी सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग, एंड दैट इज़ व्हाट आरबीआई विल इंश्योर फॉर यू। बाकी अगर आप अभी आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं और कुछ कोर्सेज ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको अपनी वेबसाइट पे आरबीआई ग्रेड बी के कोर्सेज बता देता हूँ। सो वी हैव अ फेज 1 and 2 क्रैश कोर्स, विच इज़ अ कंप्लीट क्रैश कोर्स, जो आपका फेज़ 1 फेज़ 2 की लाइव क्लासेस के थ्रू कवर कराएगा। क्लासेस आपकी फेज़ 1 की मॉर्निंग और इवनिंग में हो रही हैं, फेज़ 2 की आफ्टरनून में हो रही हैं। यू विल ऑल्सो गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ दीज क्लासेस। फिर फेज़ 2 का क्रैश कोर्स भी है, जो लोग फेज़ 1 की तैयारी खुद कर लेंगे वो फेज़ 2 का लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। फिर गोल्ड कोर्स और सिल्वर कोर्स हैं, अगर आप बहुत कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करना चाहते हैं, सिर्फ क्रैश कोर्स नहीं करना चाहते, देन गोल्ड कोर्स इज फॉर कंप्लीट फेज़ 1 2 एंड इंटरव्यू, एंड सिल्वर कोर्स इज जस्ट फॉर फेज़ 2 एंड इंटरव्यू, ठीक है।
बाकी टेस्ट सीरीज है, अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं और आप चैप्टर वाइज टेस्ट चाहते हैं, मॉक टेस्ट चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट ज्वाइन दी टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो आप यहाँ पर आकर अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं दैट व्हाट ऑल कोर्सेज आर, व्हाट आर देयर फीचर्स, एंड इन केस यू हैव एनी क्वेरी यू कैन कॉल अस एट दिस नंबर 8146207241। सो आई टेक योर लीव, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।